30 जून का पेपर था पीईटी का, और 26 जून को मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वो साल खाली गया, पलंग पर रहा। और फिर अगला साल सागर विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएशन मैंने किया। मैं भी हताशा के दौर से गुजरा हूँ। कई बार घनघोर निराशा हुई, कई प्रकार के व्यंग भी मुझे मिले, कई लोगों ने कसे, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं निकालने वाला भी मिला। पारिवारिक जीवन में मेरे जाने का कोई विचार नहीं था। एक वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ प्रचारक रहे रामशंकर अग्निहोत्री जी, तो उन्होंने मेरे से कहा, कोई भी कारण हो, कोई भी बाधा हो, पर विवाह जरूर करना। विवाह करने की तरफ धकेलना या विवाह करने के लिए लगातार कहना, और मैं कहूँ कि उनके कारण में विवाह के बारे में विचार किया, तो उसमें गलत नहीं होगा। अल्फा और जी और फिर बाकी मिलेनियर और अलग अलग उसमें चले जाएंगे, वो होती है, बगावत होता है, स्वभाव में होती है कई बार। लेकिन दुरुपयोग कौन कर रहा है, किस लहजे में करवा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, जो किस प्रकार के नारे गढ़ रहे हैं, किस प्रकार के भाषण उन मंचों पर हो रहे हैं। बहुत लोगों के बहुत षड्यंत्र थे, वो कामयाब नहीं हो। नचिकेता का देश है, जिसने सबसे पहले अपने पिता के साथ में अपने आप को समर्पित करने की बात कि आप मुझे दान दे रहे हो, तो सबसे पहले मैं यमराज के पास में मैं जा रहा हूं, क्योंकि आपने कहा जा मृत्यु को दान दिया। तो नचिकेता बनना पड़ेगा। हम निर्भर हैं नेतृत्व के रूप में, इसमें मैं संदेह नहीं रखता और किसी को भी संदेह नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस संगठन का, इस विचारधारा का, इस कार्यपद्धति का एक पैकेज है। जहां कैप्टन को स्टेप लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, वो लेने के लिए वही है। बहुत अच्छा कोई बैट्समैन होगा, बहुत अच्छा कोई बॉलर होगा, लेकिन निर्णय तो कैप्टन ही लेगा ना। आपकी आजीविका क्या है उसके बारे में आपका विचार नहीं है, और संपूर्ण विचार नहीं है। और दूसरा, परिवार के साथ में, अगर आप परिवार की चिंता नहीं कर रहे हो, पूरा समय लगे जा रहे हैं और दिए जा रहे हो, बाद में संगठन से अगर कुछ हुआ, राजनीति से कुछ हुआ, तो आप वहां भी गाली दे रहे हो और यहाँ भी परिवार को भी गाली दे रहे हो, और उनको भी आप कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हो, और आजीविका के बारे में आपने विचार नहीं किया। तो मुझे लगता है ये घालमेल है, और तीनों के बारे में समन्वय बहुत जरूरी है। काम करना मैंने तय किया है। मैं अगर देश प्रथम कहता हूं, राष्ट्र प्रथम कहता हूं कार्यकर्ता के रूप में, और कहता हूं कि ये काम समाज के लिए है, देश के लिए है, तो ये तो हमें समर्पित कर देना है काम। ईश्वर भरोसा करो या मत करो, बीच में संशय मत करो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारी ये जो पेशकश है ये है पॉडकास्ट, तो आप इसे कह सकते हैं पॉडकास्ट विद शरद। इसमें आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि आप मेरी तैयारी भी देख रहे होंगे। टी शर्ट में अमूमन मैं पॉडकास्ट में ही आता हूँ। एक छोटी सी चूक जो हमारे बिहाफ पर हुई कि कुछ समझने में हमारी टीम को प्रॉब्लम हुई, और हमारा जो स्टोर रूम है वो बंद हो गया, तो वो जो पॉडकास्ट के माइक हैं वो नहीं है इस वक्त हमारे साथ, लेकिन वो हैं, क्योंकि जो सनातन है उसमें तो कहा यही जाता है कि जो दिखता नहीं है वही देखने योग्य है। तो मैं ये दार्शनिक व्याख्या आपसे करूँगा कि वो पॉडकास्ट के माइक पूरे वक्त आप अपने जहन में रखें। अगली बार ये चूक नहीं होगी। मेरे साथ जो मेहमान हैं वो राज्यसभा में अभी रिसेंटली पहुँचे हैं, मध्य प्रदेश से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए, राज्यसभा में जाना, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण घटना ये है कि जैसा हम पुराने समय में सुनते थे, साधु साधु, वाह, ये तो ईश्वरीय न्याय है, ये तो बहुत उस संगठन या उस पार्टी का लिया गया सर्वथा उचित निर्णय है। ऐसे स्वर उस पार्टी में उठे तब भी ठीक है, लेकिन अगर विपक्षी पार्टी में उठे कि बहुत ही सही चयन है, साधु साधु, बहुत बधाई, होना ही चाहिए, यही कुछ आंखें ऐसे ही देखना चाहिए कि कैसे मूल्यांकन किसी व्यक्ति का होता है। वो एक ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनकी जो सक्रियता रही है, संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने संभाला है, और इस दौरान चुनाव में जो उनकी भूमिका देखी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। 2023 के चुनाव में मुझे याद है, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ विषयों पर जिस आत्मविश्वास से कहा था, वो वैसा ही कोई प्लेयर टिप्पणी कर सकता है जो पिच पे बखूबी खेला हो, पिच को बहुत अच्छे से समझता हो कि गेंद किस रफ्तार से आएगी, स्विंग कितना है, स्पिन कितना है।
ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगा, वैसे आप समझ गए होंगे। रजनीश अग्रवाल हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के युवा वरिष्ठ और अब राज्यसभा के सदस्य, सांसद बीजेपी के। बहुत स्वागत है रजनीश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। रजनीश, सबसे पहले हमें अपने सफ़र के बारे में बताइए। एक बुंदेली टच वाले एक कस्बे नुमा शहर में जन्म होता है आपका, और एक व्यावसायिक परिवार जहां छोटा मोटा अपना बिजनेस है, वहां से आप सफ़र शुरू करते हैं। उन दिनों को जब याद करते हैं, जब आप स्कूल में थे। जी जी। अभी 14 अगस्त के दिन गया। मेरा जहाँ जन्म हुआ वो सनाई एक गांव है, 1000 की आबादी भी नहीं है उस गांव की। मंडी बामोरा के पास 12 किलोमीटर दूर सनाई छोटा सा गांव, जहाँ मेरा जन्म हुआ। जन्म जहाँ जिस घर में हुआ, खप्पर का मकान था, मिट्टी का मकान था, एक हाल, एक दलान, 2 छोटे छोटे कमरे और छोटी सी एक दुकान थी। तो पिताजी शुरुआत में उसको चलाया करते थे, बाद में पिताजी की सरकारी नौकरी लग गई और वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा। सरकारी स्कूल भी ऐसे ही, सरकारी स्कूल पहले 8वीं तक था, तो एक हाल, 2 दलान, एक माँ साहब, कभी कभी 2 माँ साहब, तो ऐसा चलता रहता था। पानी टपक रहा है छप्परों के बीच में से, तो कभी एक किनारे हो गए, कभी दूसरे किनारे हो गए। तो ऐसा सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई, जो हुई अच्छी हुई। उन दोनों को उन स्कूलों में जाके वो विजुलाइज भी किया कि कैसे रहा करते थे, कैसे आया करते थे। बस्ता में फट्टी रख के और वो टाट पट्टी बिछा के खुद बैठा करते थे। एक बार ऐसे ही सालार नायक के चुनाव हुए, मैं भी कक्षा नायक चुना गया। पूरे गांव में ढपलों के साथ में, जो बुंदेलखंड में ढपले चलते हैं। तो कौन सी कक्षा में थे आप? उस समय में 6वीं कक्षा में था। सनाई का ही है, सनाई का स्कूल था, 6वीं कक्षा में। तो हमारे माँ साहब ने कहा घूमो, सब बड़े बुजुर्गों के पैर पड़ना है, छूना है। तो मुझे वो ध्यान आया, मैंने जिक्र भी किया। तो मैं जिस मोहल्ले से गुजर रहा था, उस मोहल्ले में अनुसूचित जाति का मोहल्ला था। मैं अभी चूंकि याद कर रहा था, अभी 14 अगस्त की बात है, 15 अगस्त की बात है, 15 अगस्त को गया था मैं। तो मैं सभी बुजुर्गों के पैर छू रहा था, तो उस मोहल्ले के लोगों के भी पैर छुए। तो कुछ लोग, अरे इनके पैर क्यों छू लिए, इनके पैर नहीं छूना है। तो मैं तो अपनी धुन में था, और चूंकि कहा गया था कि सब जितने भी बुजुर्ग मिले सबके पैर छूना है, तो वो दिन याद कर रहा था। 6वीं में पढ़ा था, बाकी सब कीचड़ से सना हुआ, बरसात में उस समय हुआ था। अब तो कई जगह कंक्रीट की रोड बन गई हैं, कई जगह बची हैं। खैर, ये पूरा वहाँ से 8वीं के बाद में 9वीं पढ़ने के लिए, हाई स्कूल पढ़ने के लिए मंडी बामोरा आ गया। मंडी बामोरा में फिर बाकी परिवार भी 10वीं 11वीं तक आया। तब आया तो मैं याद कर रहा था, 9वीं में जब आया तो कमरा लेके मंडी बामोरा में, मंडी बामोरा निकट का कस्बा था, वहीं 12 किलोमीटर दूर। तो वहीं आया। तो हमारा बेटा 9th में आ गया है, 9वीं में आ गया है। तो मैंने उसको कहा कि जब मैं 9वीं में आया था तो मैंने खुद से खाना बनाया था स्टोव पर, और पहला पराठा बनाया था, वो पूरा चिपक गया था। तो उसको अभी ये जो जिक्र आया था उस समय, कब कहाँ कैसे, तो उस किस्से कहानियों में वो बात चल रही थी। तो आलू की सब्जी, तो आलू कच्चे, तो पानी तैर रहा। तो वो दिन भी 9वीं के दिन थे। फिर बाद में वहीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 क्लासों को पढ़ा, जब तक फिर सनाई से मंडी बामोरा 11वीं में परिवार भी आ गया था। माताजी पिताजी बाकी सब लोग भी आ गए थे, भाई बहन। तो वहाँ खूब पढ़ाई की। इसी बीच में राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, जोरों पर था। शिशु मंदिर वहाँ आया हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से सरस्वती शिशु मंदिर से संबंध बढ़ा। वहाँ रमेश जी व्यास संघ के जिला के अधिकारी हुआ करते थे, तो उनका प्रवास होता था, तो उनके संपर्क में भी आया। तो संघ की शाखा में जाना उन दोनों शुरू किया। और फिर धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद के बारे में पता चला। तो विद्यार्थी परिषद का गठन, गंजबासुदा निकट का शहर है, तो गंजबासुदा में बातचीत करके और सदस्यता करवाने का काम किया। और फिर विद्यार्थी परिषद की इकाई गठित की। तो कि कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कुछ अच्छी गतिविधियां चल सकती हैं। तो स्कूल में गठित की, नगर की इकाई गठित की, वहाँ से काम करते करते। और 12वीं में मेरा फिर एक्सीडेंट हो गया, तो 1 साल मेरा वहाँ रुक गया। उसके बाद में मैं सागर विश्वविद्यालय में, चूँकि मैं गणित का छात्र था, तो इंजीनियरिंग
का टेस्ट पीटी हुआ करता था उन दोनों, पीटी दे नहीं पाया। 30 जून मुझे ध्यान आता है, 30 जून का पेपर था पीटी का, और 26 जून को मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वो साल खाली गया, पलंग पर रहा। और फिर अगला साल सागर विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएशन मैंने किया, वहाँ सिलेक्शन हो गया। एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था वहाँ, तो सागर विश्वविद्यालय का क्रेज था और उन दोनों तो कुछ ज़्यादा ही क्रेज था। तो मैंने सागर विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करते समय वहाँ विद्यार्थी परिषद का संपर्क था ही, वो काम से मैं जुड़ा हुआ था। पर मुझे लगा ग्रेजुएशन करते करते और जनसत्ता पढ़ते पढ़ते, बीबीसी सुनते सुनते जनसत्ता एक दिन बाद पहुंचता था। तो हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल के हमारे मोस्ट सीनियर कई ऐसे भाई साहब जिनके साथ में गप्पें, और गप्पें भी ऐसी कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होंगी। तो बाकी सब प्रकार का जो धीरे धीरे कहें कि एक प्रकार का मनोभाव, विचार, बाकी सारी चीज़ें इस तरफ मुड़ते गए कि क्या इंजीनियरिंग करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि उस समय तो बड़ा क्रेज हुआ करता था। तो मैंने कहा नहीं, इसमें तो कुछ रचनात्मकता मुझे दिखती नहीं है, तो मैं पत्रकारिता की तरफ मुड़ गया। सागर का पत्रकारिता विभाग आपसे अच्छा कौन समझता है कि बड़ा जाना माना विभाग रहा। वहाँ से आप मेरे मोस्ट सीनियर हैं, तो ऐसे कई लोगों के संपर्क में मैं वहाँ आया, तो उन लोगों ने भी उत्साहित किया। उन दोनों में बैसाखी लेके चलता था एक्सीडेंट के बाद में, लेकिन दोनों प्रकार के विचार थे कि नहीं तुम कैसे कर पाओगे, क्या करोगे, बाकी सब चीज़ें। घर वालों का कोई कहीं कहना सुनना कुछ था नहीं, जो तुम्हें करना है वो करो, हमसे जो अपेक्षा है वो हम कर देंगे। और पत्रकारिता की, फिर माखनलाल में आ गया, तो यहाँ उन्हीं दोनों ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री शुरू की थी, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मैंने फिर यहाँ एमबीजे के इस बीच में मेरी विद्यार्थी परिषद से लगातार जुड़ाव, विद्यार्थी परिषद में सक्रियता, विद्यार्थी परिषद में अलग अलग प्रकार के दायित्व तो साथ साथ चल रहे थे, पढ़ाई भी मेरी साथ साथ चल रही थी। तो एमबीजे मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म मैंने की, और फिर उसके बाद में विद्यार्थी परिषद में काम करते करते बाद में लंबा समय 2003-04 तक मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया। 2003 के विधानसभा चुनाव में विद्यार्थी परिषद की योजना से कुछ कामों में रहा, और माननीय अनिल दवे जी यहाँ के विभाग प्रचारक हुआ करते थे, तो स्वाभाविक है कामकाज के कारण उनके साथ में संबंध बना, उन्होंने कई कामों में मुझे जोड़ा भी। और 2003 के चुनाव में भी अप्रत्यक्ष रूप से कई शैक्षणिक मुद्दों के बारे में, कई दूसरे दीगर मुद्दों के बारे में वो होमवर्क दिया करते थे और कई प्रकार की चर्चा किया करते थे, तो अप्रत्यक्ष था। फिर उसके साथ साथ में जब उनका आना भारतीय जनता पार्टी में हुआ, वो चरेवेती के संपादक हुए, तो सह संपादक के रूप में मेरा चरेवेती में आना हो गया। वहाँ से मेरी भाजपा का आना शुरू होगा, और 2006 में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए युवा मोर्चा के, तो युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बना, और वो लगातार फिर युवा मोर्चा के कामकाज से, और यहाँ चुनाव प्रबंधन का कामकाज मेरा 2008 का चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव था। उस समय कई घटनाक्रम हुए थे, उसका उल्लेख करना ठीक नहीं है। माननीय शिवराज जी का पहला चुनाव था, विधानसभा का चुनाव, उनके नेतृत्व में लड़ा जाना था। 2007 के दीपावली के बाद से वो हम लोगों ने चुनाव प्रबंधन शुरू कर दिया था, यानी लगभग 1 साल हो गया था। और चुनाव प्रबंधन के काम में माननीय अनिल दवे जी के साथ में स्वर्गीय विजेश लूनावत जी, शैलेंद्र शर्मा जी और मैं, 3 लोग साल भर कंटिन्यू डे टू डे चुनाव प्रबंधन का काम शुरू कर दिया था। तो वहाँ से फिर चुनाव प्रबंधन, युवा मोर्चा, ये सब सारी चीज़ें शुरू हो गई। एक बार दिवंगत हैं बाबूलाल जी, बाबूलाल गौर साहब, उनसे बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा हम सुंदरलाल पटवा जी मुख्यमंत्री थे और हम नीमच से भोपाल के रास्ते पे थे, तो रास्ते में कहीं रुके, तो जैसा भारतीय समाज है, कोई ज्योतिष विज्ञान के स्कॉलर भी थे वहाँ, उन्होंने बाबूलाल गौर साहब का हाथ देखा, बोला ये तो मुख्यमंत्री बनेगा एक दिन। पटवा जी अपनी विनोद प्रियता के लिए पहचाने जाते थे, अब दोनों ही दुनिया में नहीं है, लेकिन दिग्गज नेता रहे बीजेपी के।
पटवा जी ने हंसते हुए कहा, जब तक मैं हूं तब तक बाबूलाल जी का कोई चांस नहीं है। बात आई गई हो गई। क्या ऐसा कोई इत्तेफाक आपके साथ भी हुआ कि किसी ने हाथ देखकर कहा कि ये लड़का एक दिन पार्टी में भी अपना नाम करेगा और सक्रिय राजनीति के जो विधायक या सांसद रूपी प्रतिमान हैं उनकी कसौटी पर भी खरा उतरेगा? देखिए, ज्योतिष की दृष्टि से कहें तो वो अलग बात होगी, लेकिन कई बड़े बुजुर्ग, कई वरिष्ठ नेताओं ने खूब मुझे इस प्रकार का कहा कि जैसा चल रहे हो वैसे चलते रहना। स्वर्गीय अनिल दवे जी के मुझे शब्द याद आते हैं, जहां वो 201 नंबर के कमरे में दीनदयाल परिसर में रहा करते थे। तो एक विषय हो गया था मेरे साथ में राजनीतिक रूप से, तो मुझे वो समझा रहे थे, बाकी बातचीत कर रहे थे आगे की, और उन्होंने कहा मुझसे कि जैसे चल रहे हो वैसे ही काम करते रहना, कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई इससे कोई अच्छा नहीं करना है, इससे कोई कम नहीं करना है, पर जैसा काम कर रहे हो वैसे ही करते रहना, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ देना। तो ऐसे गांव के लोगों में मुझे बहुत कुछ काम करने की प्रेरणा मिलती रही, कहते रहे कि ऐसा करोगे एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा। स्वाभाविक रहे, मन में भी कई प्रकार के भाव आ जाते हैं, कई प्रकार की तुलना नकारात्मक भी होती है, तो वो भी सामने आड़े आती। जिस प्रकार की राजनीति कई बार चलती है तो तुलना वो नए नवेले किसी सरपंच से भी करना शुरू कर देते हैं, और वो दौर में भी हतोत्साहित होना, हताशा का माहौल खड़ा करना, होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं, हाँ, मनोबल बढ़ाने वाले मुझे बहुत मिले, बहुत, चाहे वो आप संगठन में कहें, चाहे वो सामान्य समाज में कहें, और चाहे आप ज्योतिष की या बाकी दृष्टि से भी कहें, तो बहुत मिले, बहुत लोगों ने। पर ऐसा किसी ने नहीं कहा कि अब ये होगा वो होगा, ये तो लेकिन जो चीज़ें लिखी रहती हैं वो होती, परिश्रम और कर्म से, सत्य वही है। ज्योतिष उसको बांच सकता है, मैं उसकी शक्ति को चुनौती नहीं देता हूँ, लेकिन कर्म जो है वो प्रारब्ध को भी बदल देता है, ये सत्य बात है। अनिल माधव दवे जी से एक पत्रकार के तौर पर मिलने जुलने की सघनता और उनके व्यक्तित्व को देखने का अवसर मुझे भी बहुत निकट से मिला, और हमारी भी बड़ी लंबी लंबी उनसे चर्चाएं होती थी। और चुनाव प्रबंधन के ऐसे राजनेता मैंने कम देखे हैं भारत में, जितना मेरा अनुभव है 2.5-3 दशकों की पत्रकारिता का। और बहुत प्रतिभाशाली राजनेता का कम उम्र में संसार से जाना, ये भी बड़ा दुखद है। लेकिन आपको भी याद है, स्मरण होगा ही, कि उनकी जो श्रद्धांजलि सभा थी उसमें उनके परिवार से ही एक व्यक्ति ने कहा कि अकेले में वो बहुत दुखी होते थे, पीड़ा से भरे हुए होते थे। और ये सुनकर मुझे बहुत झटका तो नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे, लेकिन उस घटना को सुनकर मैं ज़रूर ये सोचा था कि, और मुझे भी कुछ कहने का अवसर मिला तो मैंने भी ये कहा कि राजनेता वर्षों की समाज की, पार्टी की पूंजी से तैयार होता है, उसका संरक्षण भी पार्टी और समाज का दायित्व है। आपके मन में भी इस सफ़र में कई बार असुरक्षा का घेरा कसा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक से किया था, उस दौर में किया था, आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत आराम से जीवन जी रहे होते, अभी धूल फांकनी है, कागज़ तैयार करने हैं, ये बनाना है, ये फीडबैक लेना है, वो फीड, और उसमें भी गणेश परिक्रमा वाले, क्षमा कीजिएगा, कई बार वो सबसे आगे निकल जाते हैं। तो इस असुरक्षा, इस द्वंद्व से कभी आया मन में, तो कैसे लड़े आप? कई बार आया, और आना भी स्वाभाविक। मैं भी मनुष्य हूँ, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूँगा तो मनुष्य बचा ही नहीं, देवत्व को प्राप्त हो गया। तो मैं भी हताशा के दौर से गुजरा हूँ। मैंने कहा ना, कई प्रकार के व्यंग भी मुझे मिले, कई लोगों ने कसे, जो जिस प्रकार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं निकालने वाला भी मिला। और मैंने एक चीज़ देखी कि ठीक है, ईश्वर ने ये तय किया होगा, तो अपन तो ये करो, बाकी ईश्वर देखेगा। कई बार घनघोर निराशा हुई, इसमें भी मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं हर बार मुझे कोई ना कोई निकालने वाला मिल गया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल गया। पारिवारिक जीवन में मेरे जाने का कोई विचार नहीं था। एक वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ प्रचारक रहे, जिन्होंने सुदर्शन जी को भी, जिनके उस समय प्रचारक, जिला प्रचारक हुआ करते थे, रामशंकर अग्निहोत्री जी, तो वो हिंदुस्तान समाचार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे उसके। मैं यहाँ मध्य प्रदेश का काम देख रहा था, उस समय शुरुआत दौर था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि कोई भी कारण हो, कोई भी बाधा हो, पर विवाह जरूर करना।
और विवाह करने की तरफ धकेलना या विवाह करने के लिए लगातार कहना, और मैं कहूं कि उनके कारण में विवाह के बारे में विचार किया तो उसमें गलत नहीं होगा। तो बाद में मुझे समझ में आता है कि विवाह करने के क्या फायदे जीवन में होते हैं, एक परिवार में रहने के क्या फायदे होते हैं, तो वो भी मुझे समझ में आया। तो कई बार हताशा जो आपने कहा, कई बार कई प्रकार की निराशा, लेकिन परिवार होने के कारण, परिवार में रम जाने के कारण वो उबारने का कारण भी कई बार बन जाता है। लेकिन जो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कई बार जो हताशा होती है, उसमें मैंने कहा जैसा कि कोई ना कोई मुझे मिल गया जिसे इस अवसर पर मुझे निकालने का काम किया। ये सवाल मैं सोच रहा था आपसे थोड़ा और बाद में करूंगा, लेकिन अब चूंकि जिक्र आ गया है विवाह का, तो गरिमा की मैं बात करूं अगर, तो एक जर्नलिस्ट तो वो हैं ही, और जितने आदर से और इंटेंसिटी से आपने उनका जिक्र हमेशा जहाँ कहीं भी किया है आपने जिक्र, तो बहुत आत्मीयता से किया है, और ऐसा ही गरिमा का मैंने आपके प्रति भाव देखा है। तो ये विवाह की संपूर्णता है। विवाह एक प्रक्रिया है, एक कर्मकांड है और एक संस्कार है हमारे सनातन का, और बहुत सुंदर संस्कार है, लेकिन ये संपूर्णता तक पहुँचे तभी इसकी श्रेष्ठता है। दोनों एक दूसरे को समझें, और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों इसको समग्रता से जीते हैं, और एक गहन आत्मीयता और प्रेम का एक संबंध है जो दोनों को लगातार ऊंचाई की तरफ ले जाता है। इज इट ट्रू सर? बिल्कुल, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, और विवाह के पहले हमारी बहुत अच्छी हम दोनों की दोस्ती रही। यानी घर द्वार से लेकर और देश समाज तक की बातचीत, खूब बातचीत होती रही है, विवाह के पहले भी और विवाह के बाद भी। और गरिमा वो है जो रामायण का पाठ भी करती है, और कहीं सोशल मीडिया या व्लॉग्स में लिखना और पढ़ना, वो चाहे वो इंटरनेशनल इशू हो, चाहे वो नेशनल इशू हो, चाहे वो पार्लियामेंट का इशू हो। पार्लियामेंट कवर की है उसने, एक महत्वपूर्ण एजेंसी में सेंट्रल डेस्क पे दिल्ली में रही। तो हमारी तो पहली भेंट ही संसद के सामने हुई थी कॉफी पीते हुए। तो वो मतलब हर लेवल पर इश्यूज, आइडियाज और चैलेंजेस को समझने वाली भी, यानी पारिवारिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी। तो मैं इतना कह सकता हूँ वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वाह, तो ये प्रेम विवाह ही जैसा रहा है? प्रेम विवाह ही था। मुलाकात पहली दिल्ली में हुई थी? हाँ, मतलब वर्चुअल पहले हो गई थी, पर प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में हुई थी, वहीं से, वो भी संसद के सामने। वाह, पीटीआई के पीछे संसद के सामने कॉफी पीते हुए बातचीत हुई। देखिए, इतिहास जान रहा था कि कभी ये संसद जो है ये रजनीश जी के प्रवेश की भी साक्षी बनने वाली है। आगे सफ़र चलता रहा, आगे बढ़ते रहे आप। अनिल माधव दवे जी से आपकी बहुत ही एक अंतरंगता रही, और चुनाव के जो मैं समझता हूँ कि गुर जो हैं वो सारे की किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। मुझे उनका एक वाक्य 2013 के चुनाव के पहले का इंटरव्यू था, और हमने उनसे पूछा कि मुद्दे कैसे बनाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि शरद जी, एक पत्थर भी अगर मिसाइल की तरह बना दिया जाए चुनाव में, मुद्दा छोटा सा कंकड़ भी एक मिसाइल की तरह चोट करे प्रतिपक्षी पर, ये है मुद्दों को गढ़ना। और एक बात उनकी मैं कभी नहीं भूलता, जो बड़ी नैतिक बात थी, उन्होंने कहा किसी भी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में वृद्ध, महिला और बच्चों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ये बूमरैंग की तरह वार करता है और नैतिक दृष्टि से भी सर्वथा अनुचित है। आप कुछ याद है उनके साथ? देखिए, मेरा तो जब पहली बार उनके साथ में काम करने का अनुभव आया, तो पहले तो हम तैयारी कर रहे थे, जैसा मैंने बताया 2007 में, लेकिन उन्हीं दोनों पर पोस्टर वार शुरू किया था। तो हर नए विचार का स्वागत करना, चर्चा करना, खूब विमर्श करना। मैं तो संकोच में था कि कहूं कि नहीं कहूं। और उन दोनों, मुझे याद है कि बैतूल का चुनाव आ गया था, लोकसभा का उपचुनाव, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी चुनाव लड़े थे। तो बैतूल का चुनाव की दृष्टि से भी बातचीत होना शुरू हुई थी, और कमलनाथ जी उस चुनाव को देख रहे थे कांग्रेस की तरफ से, तो ज़्यादा बड़ा विषय था।
तो मैंने कुछ कुछ बातें कहना शुरू की, तो उस पर उन्होंने गौर किया और जहां जो करना था वो भी स्वीकार किया, लेकिन वो भी पूरी चर्चा के साथ में इन्वॉल्व होके। तो नए विचार का स्वागत और हर एक विषय पर चर्चा के लिए तैयार होना। दो चीजें महत्वपूर्ण मैंने प्रबंधन में देखी, एक तो काम करने का सलीका और दूसरी बात परफेक्शन। मतलब कितना परफेक्शन के साथ में, पूर्णता के साथ में आप कर सकते हो, वो पराकाष्ठा परफेक्शन की। मतलब अगर एक वाक्य बना रहे हैं तो उस वाक्य में भी बनाने के लिए, पंच लाइन बनाने के लिए उसमें भी कितनी जद्दोजहद, कितना समय लग रहा है, वो परफेक्शन जब तक पूरे की तरह लग नहीं अब ठीक है। और काम करने का सलीका ही प्रबंधन, उनका कहना था कि प्रबंधन का मतलब ही है काम करने का सलीका। तो इससे कई छोटी बड़ी बातें पर उसमें समाहित होती गई। सही कहा आपने। दिल्ली में एक बार हम उनके निवास पर पोहे खा रहे थे, तो उन्होंने इसी तरह अपनी गहन गंभीर वाणी में कहा, देखिए शरद जी, एक एक दाना खेला हुआ होगा पोहे का और उसमें सलीके से कटा नींबू और रतलामी सेब कितना। ये आपने ठीक, मतलब परफेक्शनिस्ट होना यानी हर कार्य में परफेक्शनिस्ट होना। बिल्कुल। भले ही 2 जोड़ी कपड़े हों, लेकिन वो ऐसे सलीकेदार होंगे। आप उनसे जब भी मिलिए, मैंने उनको तड़क भड़क वाली पोशाक में नहीं देखा कभी, लेकिन जो भी वो धारण करते थे उसमें भी एक अनुशासन और एक प्रबंधन दिखता। गजब का भरोसा, गजब का भरोसा। अगर आप पर भरोसा कर लिया तो पूरा कर लिया। ये बात, कर लिया। मित्रों के मित्र रहे वो हमेशा। और उनकी जो भी नर्मदा किनारे जो मित्रों के साथ उनकी बैठकी होती थी, जिसमें गराडू तलते थे वो खुद बैठकर, और अपने प्रिय श्वान के साथ जब बैठते थे, वो तमाम यादें जो हैं अब उनके मित्रों के मन में हैं। एक और जो बड़ा अहम सवाल आता है रजनीश जी, मैं समझता हूँ कि ये मंच उन सब चर्चाओं के लिए, आपके लिए नहीं है, मैं किसी कठिनाई में भी आपको नहीं डालूंगा, लेकिन फिर भी आप उन संगठक बीजेपी के नेताओं में से एक हैं जो पार्टी की अच्छाई को भी बहुत करीब से देखते हैं और चुनौतियों को भी बहुत करीब से देखते हैं, और इन दोनों के बीच में पार्टी को खिलते हुए भी देखते हैं, और कई बार ये भी देखते हैं कि ये चुनौती अभी नहीं लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में प्रकट होगी। फिर सत्ता में जैसे जैसे भागीदारी बढ़ती है, सत्ता के कुछ अनिवार्य दुर्गुण होते हैं जो जलकुंभी की तरह पनपते हुए चले जाते हैं। इन दोनों को निकट से देखते हुए मैं ये आपके स्वविवेक पर छोड़ता हूं, जो इस पर आप कहना चाहें। देखिए, स्वाभाविक है, वो शरद जोशी जी का व्यंग है कि बड़ा मुझे लगता है खूब लोगों ने पढ़ा होगा उसको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए भी, लंबे समय में रहते हुए भी वैसा नहीं हो सकती। कारण एक है कि इसका कार्यकर्ता वैसा होने नहीं देगा। इसका मालिक कार्यकर्ता है, इसकी तासीर में कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता की तासीर अलग प्रकार की है। वो बुरे को बुरे और अच्छे को अच्छा कहना जानता है, समझता, बड़ा बेबाक होता है, बेलाग होता है, उसकी कोई लाग लपेट नहीं होती। और वो जब तक ठीक है और उसको ठीक बनाए रखने का जतन जब तक चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई बड़े पैमाने पर कोई दुर्गुण आ सकता। हाँ, छोटा मोटा आएंगे, झोंके आएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये जब तक प्रयास चलते रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी ठीक होगी। और मुझे तो पूर्ण भरोसा है, पक्का भरोसा, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि कार्यकर्ता उन गलतियों को भी ठीक कर देता है जो गलतियां कभी किसी और से हो जाती हैं। ठीक बात है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और उसको देखने वाले जो इसमें नहीं भी हैं वो भी इसको ठीक रखने वाले लोग हैं, शुभचिंतक हैं, और वो शुभचिंतक समाज, शुभचिंतक प्रभुतावादी लोग भी वो चाहते हैं कि ये ठीक रहे। एक बार कैलाश विजयवर्गीय जी से बात हो रही थी, काफ़ी पहले की बात है, ऐसा कोई विषय संवेदनशील उठा था मध्य प्रदेश में, तो हमने पूछा कि बीजेपी ऐसे विषय जब भी उठते हैं तो एक संकोच में घिरती हुई क्यों दिखती है। तो उन्होंने माना था ये चीज़, ये उनका व्यक्तिगत अभिमत था कि हाँ, हम चाल चरित्र चेहरे की बातों को लेकर बहुत प्रतिबद्ध पार्टी हैं, ऐसा दावा था उनका। इसलिए जब भी ऐसा कोई विषय उठता है तो हम बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, तुरंत मीडिया के पास चले जाएं, तुरंत जाकर कथन लेकर बैठ जाएं वहाँ कि ऐसा नहीं है, ये आरोप निराधार है, असत्य है, और ये सारी चीज़ें। जेन जी का जो मसला दिल्ली में उठा, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी, जाहिर है मंत्री थे, एक नैतिक जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन ये पूरी चेन फेल हुई है, और ये सिस्टम अभी से नहीं, आज़ादी के बाद से हमारा परीक्षा का जो तंत्र है उसमें सैकड़ों लूप होल्स रहे हैं।
तो ये दरअसल व्यवस्था जन्य एक त्रुटि थी, लेकिन बीजेपी ऐसा लगा कि इसमें किसी ठीक एक जवाब के साथ जैसा सामने आना चाहिए, और फिर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। देखिए, बहुत सारी चीजें परिस्थिति जन्य हैं। प्रवेश परीक्षा और परिणाम ठीक करेंगे, 3 काम ये लगातार चलता रहा। एडमिशन में कितनी धांधलियां हुआ करती थी, अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। परीक्षाओं में किस पर परिणाम तो साल पर तो छोड़िए, 1.5 साल नहीं, 2 साल नहीं आते थे। जब वार्षिक परीक्षा हुई थी, सेमेस्टर सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो कई सिस्टम बिगड़ा हुआ था जो आपने कहा, उसको ठीक करने का काम लगातार हो रहा है। NEPBI, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो जो पहले नहीं थी, वो सारी चीजें होने के बावजूद भी परिस्थितियां जिस प्रकार से खड़ी हुई, और मैं कहता हूं कि कुछ प्रकार के दुष्चक्र भी साथ साथ में चल रहे थे। कुछ ऐसी कोशिशें भी कि कहीं ना कहीं शासन सत्ता को डिस्टर्ब किया जाए, नैरेटिव को इस देश के बदला जाए, बदलने की कोशिश, उसके कारण अलग अलग हैं। मैं पॉडकास्ट मुझे लगता है अलग दिशा में चला जाएगा, उसके कारण अलग अलग हैं। लेकिन कुछ प्रकार की परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई जिसके कारण कुछ स्टेप सरकार को लेना पड़े या कहीं कुछ पीछे भी हटना पड़ा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संवाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर करना भी शुरू किया, बाकी लोगों ने भी संवाद शुरू किया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें देश को आगे लेके जाना है। अगर हमने कहीं गलती की है तो उसे सुधारना भी है, और देश को आगे लेके जाना है, और हर वर्ग को आगे लेके जाना है। और जो ये टर्म जैन जी का शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि ये बहुत कॉस्मेटिक टर्म है, सजावटी टर्म है। भारत में इस आयु वर्ग में आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किशोर जब होता है तो क्या उसकी सोच होती है, जब तरुण होता है तो कब उसकी, तो आप अल्फा और जी और फिर बाकी मिलेनियर और फिर अलग अलग उसमें चले जाएंगे। वो होती है, बगावत होता है, स्वभाव में होती है कई बार। लेकिन दुरुपयोग कौन कर रहा है, किस लहजे में करवा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, जो किस प्रकार के नारे गढ़ रहे हैं, किस प्रकार के भाषण उन मंचों पर हो रहे हैं, ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जिनका समाधान भी देश लगातार खोज रहा है, खोजेगा भी। और मुझे लगता है कुछ उत्तर आने वाले विंटर सेशन में भी मिलेंगे। लेकिन इस देश का बहुत सारा तरुण और किशोर, नवयुवा जो गांव में, कस्बों में, महानगरों में अपने जीवन में तमाम प्रकार के संघर्षों और उपलब्धियों में जुटा हुआ है, लग रहा है। आज भारत जो उपलब्धि प्राप्त कर रहा है वो इन्हीं के कारण तो कर रहा है। ठीक बात है, हर क्षेत्र में कर रहा है। जब उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी साइंस की उपलब्धियां जो प्राप्त हो रही हैं उसकी औसत आयु 28 साल है, तो वो नवयुवा तो है ही। और जो खेलने वाला खिलाड़ी है, आप उसके भी बारे में विचार करें, जो सर्वाधिक पदक लेके आ रहा है, वो कौन आयु वर्ग का है। इसलिए अलग अलग दिशा में मैं बात कर सकता हूं। और अगर जैन जी जिस आंदोलन की, जिसकी बात कर रहा है, तो ये नचिकेता का देश है, जिसने अपने सबसे पहले अपने पिता के साथ में अपने आप को समर्पित करने की बात की कि आप मुझे दान दे रहे हो, तो सबसे पहले मैं यमराज के पास में मैं जा रहा हूं, क्योंकि आपने कहा जा मृत्यु को दान दिया, तो नचिकेता बनना पड़ेगा। दूसरी बात, छात्र आंदोलन जो जिसे याद किया जाता है, जेपी, उस जेपी के आंदोलन में, पूरे छात्र आंदोलन में एक पत्थर नहीं उछाला गया, एक कांच नहीं तोड़ा गया। इतना बड़ा आजादी के बाद में छात्र आंदोलन हुआ जो पूरे देश भर में चला। वो देश, वो समाज भारत का है। मुझे लगता है ये सब भलीभांति समझते हैं। इसलिए उस प्रसंग में केवल उसी तरह देखना और सोचना होगा। बाकी मुझे लगता है बाकी सभी किशोरों को, तरुणों को उस पद्धति से हम विचार नहीं कर सकते। एक लोकतांत्रिक देश में ये चुनौती भी होती है, लेकिन ये है ठीक प्रक्रिया कि पक्ष और विपक्ष दोनों खूब खनकते और दमकते हैं। यह आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जिस तरह की भाषा का उपयोग हुआ वो आंदोलन की भाषा नहीं है, वो अभद्रता है। और जिस तरह से एक घटनाक्रम भी उठा जिसका जिक्र करने का कोई अर्थ नहीं है, समाप्त भी हो गया हो, प्रधानमंत्री जी ने भी उसको लेकर कहा, कोई बात वो नहीं है। लेकिन बीजेपी, जैसे आप बोल रहे हैं, मैंने नहीं सुना बीजेपी को इस पर यह बात करते हुए कि जेपी मूवमेंट से इस मूवमेंट की तुलना नहीं है। जिस तरह से आपने दलीलें दी, क्या ये वही संकोच था जिसका जिक्र हमने इसके पहले एक सवाल के रूप में आपसे किया? कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैं उत्तर आपको दे नहीं सकता, और कुछ बातें ऐसी हैं कि मैंने कहा परिस्थिति जन्य सारा माहौल था। कई उसके राजनीतिक कारण भी हैं, कई सामाजिक कारण भी हैं, और हमारा नेतृत्व दूरदृष्टा है।
क्योंकि सभी परिस्थितियां उसके सामने थी। तो जो उस समय उचित निर्णय ले सकते थे, कर सकते थे, नेतृत्व ने किए। और मुझे लगता है कि उस दौर से हम निकल के आगे प्रवेश कर चुके हैं। बहुत लोगों के बहुत षड्यंत्र थे, वो कामयाब नहीं हो पाए। अटल जी जब तक केंद्रीय भूमिका में रहे, कहा गया बहुत निर्भर रहती है बीजेपी उन पर, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे अधिक कार्यकाल के प्रधानमंत्री हैं। जाहिर है उनकी मेधा और उनकी कॉम्पिटेंस पर कोई प्रश्न इस मामले में तो नहीं उठा सकता है कोई। उनकी कार्यशैली, राजनीतिक विचारधारा जन्य सहमतियाँ एक लोकतंत्र में स्वाभाविक है। लेकिन उन पर भी क्या पार्टी बहुत निर्भर है? हर चीज़ का जवाब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ही देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नेता हैं, हमारे सर्वमान्य नेता हैं और सबसे बड़े नेता हैं, ग्लोबल लीडर के रूप में उनकी दुनिया में इमेज है। तो हम निर्भर हैं नेतृत्व के रूप में, इसमें मैं संदेह नहीं रखता और किसी को भी संदेह नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस संगठन का, इस विचारधारा का, इस कार्यपद्धति का एक पैकेज है। जहां कैप्टन को स्टेप लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, वो लेने के लिए वही है। बहुत अच्छा कोई बैट्समैन होगा, बहुत अच्छा कोई बॉलर होगा, लेकिन निर्णय तो कैप्टन ही लेगा ना। तो वो निर्णय लेने के लिए हैं। मैंने देखा, और मैं अभी सांसद बनने के दौर में हम नए सांसदों के साथ भी उनका संवाद हुआ, जो राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसद थे, और जितना मैं समझ पाया पहले भी और बाद में भी और अब भी, मोदी जी जितना लोकतांत्रिक, मोदी जी जितना कलेक्टिव डिसीजन, कलेक्टिव अप्रोच वाला नेता कोई, मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। चूंकि धारणा एक ऐसी बन गई कि निर्णय वहीं से आते हैं, वही निर्णय सुनाने वाले हैं, वही निर्णय लेने वाले हैं, ऐसी धारणा। लेकिन वो बहुत डेमोक्रेटिक हैं, बहुत डेमोक्रेटिक हैं। और कलेक्टिव, जैसे मैंने कहा कि सबके विचार लेना, सबसे मिलना, कई लोगों से मिलते हैं, सामान्य लोगों से भी मिलते हैं, और कई बार दिखते हैं, बाकी समाज को कई बार नहीं दिखते हैं उस प्रकार के बात संवाद करते हुए, लेकिन वो बहुत लोकतांत्रिक हैं। लेकिन नेतृत्व होने के कारण, नेता नहीं होने के कारण, वो स्वाभाविक है कि निर्णय लेते हुए वो दिखाई पड़ते हैं। आपकी पीढ़ी के जो नेता हैं उनसे अक्सर मैं एक बात ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा में सुनता रहा कि शिवराज जी 34 साल की उम्र में ये हासिल कर चुके थे, कैलाश विजयवर्गीय ये हासिल कर चुके थे, कमल पटेल जी को ये मिल गया था, और गौरी शंकर बिसेन और ढाल सिंह बिसेन जैसे नेता तो 3-3, 4-4 बार के सांसद हो चुके थे। जो प्रश्न मैं नहीं कहता अस्वाभाविक है, क्योंकि तब इतना शायद प्रतिस्पर्धा नहीं थी बीजेपी में। बीजेपी विपक्ष की पार्टी मानी जाती थी, टिकट फटाफट फाइनल होते थे। अब एक आकांक्षी बीजेपी है, जहां 50 की उम्र पार करने वाले नेता भी अभी अवसरों की तलाश में हैं, जबकि उन्हें 25-25 वर्ष इस पार्टी में वो दे चुके हैं। ऐसे में एक स्वाभाविक कॉन्फ्लिक्ट है पार्टी में। वो पूछ रहे हैं हमें कब मिलेगा, अनुशासन है, बंधे हैं कवच से कर्ण की तरह, लेकिन वो पूछ रहे हैं सवाल। क्या आपको लगता है ये प्रतिस्पर्धा ठीक दिशा में ही बढ़ेगी आगे भी? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी में अगर काम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा। मैंने खूब किया विचार, क्योंकि जब मेरे साथ सवाल होते थे, कई लोग पूछते थे, पार्टी के भीतर हों या पार्टी के बाहर हों, मीडिया में हों, कई लोग, इतने साल हो गए, कब तक करोगे, क्या मिला है, क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत कौन करता है, उनको देखो, इनको देखो, तमाम प्रकार के उदाहरण। तो मैंने सोचा कि इस पार्टी को तो मैंने चुना है, मैंने कोई बॉन्ड भी नहीं भरा, और मैं पार्टी में काम करके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, निवेश नहीं कर रहा हूँ कि जो मुझे बाद में पलट के क्या मिलने वाला है वो मैं इसकी आकांक्षा करूँ। तो मुझे कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल गई। काम करना मैंने तय किया है। मैं अगर देश प्रथम कहता हूं, राष्ट्र प्रथम कहता हूं कार्यकर्ता के रूप में, और कहता हूं कि ये काम समाज के लिए है, देश के लिए है, तो ये तो हमें समर्पित कर देना है, काम छोड़ देना है। और दूसरी बात ये है, जो मिलने और नहीं मिलने की बात है, मैं भारत का हूं, भारत की मान्यताओं को, आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं को मानता भी हूं, जीता भी हूं। अगर ईश्वर है तो है, नहीं है तो नहीं है। वो उसी द्वंद्व पर गीता लिखी गई। तो मैं तो ईश्वर को मानता हूं। अगर ईश्वर है तो है, और प्रारब्ध को भी मानता हूं, भाग्य को भी मानता हूं, और ये भी मानता हूं कि पुनर्जन्म भी होता है, जन्म भी, जन्मांतर का मामला भी है, मोक्ष का, ये अलग दिशा में चली जाएगी चर्चा। लेकिन अगर हम इन मान्यताओं को मानते हैं तो फिर संकोच कैसा है?
पर संकोच होने का कोई कारण नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि कई बार मैं उस आनंद के साथ में, उस मस्ती के साथ में काम करता रहा, और वो काम भी ऐसे कि जो परिणाम 100% का मिलना चाहिए तो 110% का भी आया। तो ये भावना तो राजनीति में लेके चलना पड़ेगी। श्री अरविंद ने आध्यात्मिकता को जब राजनीति से जोड़कर देखा और कहा इसी देश में, तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो ही सोच बंग भंग आंदोलन से उठकर जब आज़ादी तक पहुंची, अगर वो राष्ट्रवाद नहीं होता, वो आध्यात्मिकता उसके साथ में नहीं जुड़ती, चाहे वो लोकमान्य तिलक का मामला हो, चाहे वो मालवीय जी का मामला हो, कई उदाहरण ऐसे सामने हम आज़ादी की लड़ाई के भी ले सकते हैं, आज़ादी के बाद के भी ले सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है ये बहुत पहले कई हमारे जो जिन नेताओं का हम जिक्र करते हैं वो तो पहले ही छोड़ चुके होते। तो इस विचार को नहीं, अटल जी पूरा जीवन खपा दिया उन्होंने, जीवन खपा दिया, तप गए, पूरा उन्होंने जीवन तपा दिया और संघर्ष करते रहे। और कई लोग, कई नेता जिनकी कल्पना नहीं थी कि कभी सत्ता में आएंगे, उन्होंने 4 लोग हैं लेकिन संघर्ष करते जा रहे हैं। जनसंघ के अडवाणी जी, मतलब अडवाणी जी ने पूरा, मतलब आज तक भी वो अपेक्षा के साथ में देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बाकी सारी बातें जितना उनका चैतन्यता उनमें है वो सब सारी बातों को देखते समझते हैं। तो वो उनके अंदर तो ऐसा भाव नहीं था, मुझे कल्पना भी नहीं कर सकते जब, तब वो संघर्ष कर रहे थे। हम तो आज अनुकूलता में कभी उनकी वजह से परेशान, आज तो हमें, हमारे कार्यकर्ता को 4 लोग नमस्कार करने वाले हैं, 4 अधिकारी और 4 समाज के गणमान्य नागरिक पूछने वाले हैं, चाय पिलाने वाले हैं। तब तो वो भी नहीं होता था, और किस प्रकार के नारे लगाते थे वो मैं तो आपके उस पर पॉडकास्ट में कह भी नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि वो भाव, वो चेतना और वो आध्यात्म आपके अंदर आना पड़ेगा। और मैं कहता हूं ईश्वर भरोसा करो या मत करो, बीच में संशय मत करो। खुशी दे तू मुझे या गमों की इंतहा कर दे, खुदा तू इस तरफ कर दे या कि मुकम्मल इस तरफ कर दे। बिल्कुल, या तो घोर आप उसमें चले जाएंगे, बिल्कुल कछु नहीं होने भैया, या तो फिर होके रहेगा। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, ये भी एक अलग मिजाज का सवाल है। मैं एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी में था, तो वहाँ एक दिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जब मैं कब जर्नलिस्ट था, कि हम स्ट्रिंगर ज़िले के संवाददाताओं का फॉर्म भरवा रहे थे, और उसमें पहला ही शर्त ये थी कि पत्रकारिता मेरा मुख्य व्यवसाय नहीं है। तो मैंने एक सीनियर से पूछा, उन्होंने कहा हम मानदेय इतना समुचित नहीं दे पाते हैं कि ये पूरा मासिक महीने भर अपना खर्च चला सकें, इसलिए हमारा पहला है कि वो किसान हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, इवन किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो सकता है, पदाधिकारी हो सकता है ज़िले का। हम उसकी विचारधारा को यहाँ डेस्क पर हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हम पत्रकारिता उसका मुख्य व्यवसाय नहीं होना। शहजाद पूनावाला क्या इसी द्वंद्व के शिकार रहे, क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट के, कि वो कहते हैं कि हर महीने किराया कहाँ से दूँ, मकान का किराया कहाँ से दूँ, पार्टियां पैसे नहीं देती, कार्य ये पूछ लेती हैं कि कोई ज़रूरत हो तो बताना, लेकिन ये सही बात है कि राशन भरवाना, मकान का किराया देना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता का शाश्वत द्वंद्व है। वो डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, या ठेकेदार भी हो सकता है, किसान भी, वो सब छोड़कर राजनीति में आना उसकी कंपल्शन है उसके लिए। तो कैसे देखते हैं आप इसे, आखिर क्या इसके लिए कुछ इसका बहुत अच्छा उत्तर है, और कई बार हमारे प्रशिक्षण वर्गों में चलता है, लेकिन कई लोग इस भाव को, इस बात को नहीं समझ पाते। हमारा राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आजीविका और परिवार, अगर आप तीनों में समन्वय नहीं रखोगे, आप तीनों से निपट जाओगे। आपके परिवार के साथ में, आपके आजीविका के साथ, आपका आजीविका क्या है, और अगर आप ये सोच के चले हो कि हमें राजनीति से धंधा करना है, तो फिर आपका पहले ही सोच में गड़बड़ है, पहले एक्सीडेंट की तैयारी कर लिया। और आपकी आजीविका क्या है उसके बारे में आपका विचार नहीं है, और संपूर्ण विचार नहीं है। और दूसरा, परिवार के साथ में अगर आप परिवार की चिंता नहीं कर रहे हो, पूरा समय लगे जा रहे हैं और दिए जा रहे हो, बाद में संगठन से अगर कुछ हुआ, राजनीति से कुछ हुआ, तो आप वहां भी गाली दे रहे हो और यहाँ भी परिवार को भी गाली दे रहे हो, और उनको भी आप कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हो, और आजीविका के बारे में आपने विचार नहीं किया। तो मुझे लगता है ये घालमेल है, और तीनों के बारे में समन्वय बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि केवल उपदेश नहीं है, ये करना पड़ता है जीवन में। या तो आप पूर्णकालिक जीवन जियो, उसकी व्यवस्था अलग है, उसके विचार अलग हैं, पद्धति अलग है, और आपने अगर ग्रस्त जीवन लिया है तो इन तीनों में समन्वय आपको रखना पड़ेगा, पहली शर्त है। पहली शर्त है, और रोजगार के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जो नियम समाज के हैं उस समाज के नियम का तो पालन करना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात आपने कही, और जो सत्यांश भी है कि आपको ये व्यवस्था तो खुद ही करनी पड़ेगी।
आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं ब्याज सहित वसूल लूँगा। वो धंधा है, मैंने कहा ना, निवेश अगर मान के चलोगे, धंधा मान के चलोगे, जिस दिन तकलीफ अवसर होगी। मिलेगा मैं सारा सब कुछ वसूल लूँगा, ये सोच ठीक नहीं है। आपको ये इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी जब कुछ समय पहले भोपाल आए थे तो बंद बैठक में जो छन के खबर आई कि उन्होंने कहा था परिवार को भी संभालना अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो जो लोग हैं, जनता, वो यही सवाल करेगी घर तो संभल नहीं रहा, जनता को बिल्कुल क्या कहते देखेंगे। तो ये बड़ी बात। बहुत धन्यवाद रजनीश जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे भी बात करके आज कई सारी और चीजें। ऐसा लगा कि ये बात कभी समाप्ति समाप्ति ना हो। नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंता चलेगी, आगे भी चलती रहेगी। तो रजनीश अग्रवाल जी को आपने सुना और ध्यान से आपने सुना हो, सुनना ही चाहिए। वो एक महत्वपूर्ण दायित्व के साथ हैं और एक महत्वपूर्ण सोच के साथ हैं। आपने इस पूरी बातचीत में अनुभव किया होगा कि ये राजनेता बीजेपी की उस मंजी हुई परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी सवाल पे अचकचाती नहीं है, खींचती नहीं है, नाराज नहीं होती है और अपनी दार्शनिकता, पार्टी की दार्शनिकता की मैं बात कर रहा हूं, और जीवन के मर्म की दार्शनिकता की भी बात, उसके बीच में कहीं उत्तर तलाश कर आपके हमारे बीच रखने की कोशिश करती है। सहमति असहमति मैं फिर कहूँगा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन उनके हर प्रश्न के, और बहुत बहुत गहरी बात वो करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि जब वो ये कहते हैं कि हम भी मनुष्य हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कहीं कोई द्वंद्व नहीं था, कहीं कोई नैराश्य भाव नहीं था, तो मैं देवत्व की तरफ बढ़ चलूँगा और ये ठीक नहीं होगा। ये वही शैली है जो बीजेपी की एक गहरी शैली है, जिसके आज चाहे प्रधानमंत्री की हम बात करें या और पारंपरिक, बल्कि मैं मोहन भागवत जी को भी देखता हूँ, उनसे भी अनौपचारिक चर्चा और औपचारिक चर्चा के कुछ एक अवसर हैं, तो सवालों से अचकचाता हुए उनको भी मैंने नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र में सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का आप अपनी रीति नीति, अपनी सोच, अपनी दृष्टि से उत्तर देंगे, लेकिन हर सवाल को रजनीश ने बहुत गौर से सुना है और जो उत्तर दिया है उसमें सत्यांश, मैं ये कह के ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी मेधा और उनकी प्रतिभा से बहुत गहरा प्रभावित हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो व्यवहारिक और सत्य के निकट के उत्तर हैं। उसमें आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो ढूंढ ले वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो वो एक अलग विषय है और वो भी आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन इस युवा राजनेता को, जो मध्य प्रदेश से एक अदृश्य शक्ति और ईश्वरीय शक्ति और पार्टी में व्याप्त एक दिव्य दृष्टि से चुना गया राजनेता माना जा रहा है, जबकि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सबके विश्वास को मजबूत करता है। भविष्य पर भी निगाह हम रखेंगे और ढेरों शुभकामनाएं उनको देते हैं। तो पॉडकास्ट विद शरद में इतना ही। अगली बार एक और शख्सियत के साथ मिलेंगे। नमस्कार।